आज के इस सत्र की शुरुआत मैं एक छोटे से कविता से करना चाहूंगी। शब्दों की सरहद से परे भावनाओं की एक नदी बहती है। कोई इसे कविता तो कोई इसे शायरी कहती है। कभी दर्द में भी संगीत झलकता है, कभी खुशियों में गजल महकती है। कोई संस्कृत में श्लोक तो कोई उर्दू में नगमे लिखते हैं। हर भाषा की अपनी धड़कन, हर बोली की अपनी पहचान। जब दिल से शब्द निकलते हैं तो हर दिल में होती है जान। आओ इस महफिल में खो जाएं, कविता शायरी से मन को बहलाएं। जब जुबान के सुर में सुर मिलाकर आज हम सब क्यों ना कवि हो जाएं। आज हम सभी बियॉन्ड हॉराइजन अखिल भारतीय लेखक महोत्सव के द्वितीय सत्र के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज सुबह इस महोत्सव का भव्य उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कर कमलों द्वारा हुआ और अब हम इस ऐतिहासिक साहित्यिक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस सत्र का शीर्षक है पोएट्री अनबाउंड, बहुभाषी काव्य संगम, जो कविता की शक्ति, उसकी भावनात्मक अभिव्यक्ति और भाषा की सीमाओं से परे उसके प्रभाव को समर्पित है। कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि संवेदनाओं का संसार है, जहां हर पंक्ति एक कहानी कहती है, हर लय में एक भावना होती है। मैं मेरी साथी कमेंटेटर अनीशा को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ आगे के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद मैम। A very warm and pleasant evening to one and all present here. Sahitya Academy, in collaboration with the Department of Art and Culture, Andaman and Nicobar Administration, heartily welcomes you to witness the Beyond Horizon All India Writers Festival from 27 to 29 March 2025 in this very auditorium of Tagore Government College of Education, Shri Vijayapura. आज के इस सत्र पोएट्री अनबाउंड बहुभाषी कवियों का सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी कविगण का हम हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। यहाँ आज इस मंच पर कविता की शक्ति और विविधता को मनाने के लिए विभिन्न भाषाओं के कवि एकत्रित हुए हैं। कविता एक ऐसा माध्यम है जो भाषा, संस्कृति और सीमाओं से परे जाकर हमारे दिलों तक पहुँचती है। हमारे बीच आज मुख्य भूमि से पधारे वह कुछ स्थानीय कविगण हैं जो अपने साहित्य सृजन से अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने विचार और अनुभवों के माध्यम से साहित्य को अभिव्यक्त कर इस सभा का गौरव बढ़ाएंगे। हमारे आज के कवि आसामी, हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। यह बहुभाषी कवि सम्मेलन हमें एक दूसरे को भाषाओं और विचारों का सम्मान करने और आपस में समृद्धि और एकता बनाए रखने का संदेश देती है। इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करने से पहले आइए हम इन बहुभाषी कवियों का व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं और साथ ही उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं श्री हरीश मीनाश्रू जी। प्रमुख आवाज है और एक कुशल अनुवादक भी है। आपने 13 कविता संग्रह, 6 अनुवाद कार्य, एक आलोचना व निबंध संग्रह भी अपने नाम किया है। आपकी कविताओं का हिंदी, मराठी, मलयालम, बांग्ला, अंग्रेजी और जर्मन भाषा में भी अनुवादन किया गया है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार, हरिंद्र दवे स्मृति परितोषिक, नरसिंह मेहता पुरस्कार, साहित्य गौरव पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारी पहली कवित्री है मणिकंतला भट्टाचार्य जी। मणिकंतला भट्टाचार्य, आप आधुनिक असमिया साहित्य में एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय हस्ती है। आपने
के हैं, आप फीचर फिल्म और टीवी धारावाहिकों की पटकथा लेखक भी हैं, जो आपकी कहानियों पर आधारित है। आपकी ऐसी ही एक कहानी पर आधारित फिल्म ईशू ने 2018 में रजत कमल पुरस्कार जीता है। उन्हें आसाम साहित्य सभा और अन्य कई संगठनों से भी 30 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हमारी अगली कवित्री है अंजू रंजन जी। अंजू रंजन, आप 2002 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है। आपने जोहान्सबर्ग, जकार्ता, काठमांडू में भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर काम किया है और वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। आप एक बेहतरीन लेखिका है और आपने हिंदी भाषा में कई किताबें लिखी हैं, जैसे प्रेम के भिन्न रंग, विस्थापन और यादें, वो कागज की कश्ती और कोरोना के दौरान। हमारे अगले कवि हैं प्रोफेसर जगदीश नारायण जी। जगदीश नारायण, आप साहित्य सचिव हिंदी साहित्य कला परिषद पर वर्तमान में कार्यरत है। आप द्वीप लहरी पत्रिका के संपादक भी हैं। आपकी 2 पुस्तकें द्वीपायन और अमृतायन प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी रचनाएं प्रकाशित की है। आप राष्ट्रीय हिंदी अकादमी के अंडमान शाखा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाल रहे हैं। हमारे अगले कवि हैं MS हेवन जी। MS हेवन, आप एक शिक्षक हैं, साथ ही अंडमान रंगमंच भाषा समूह के व्यवस्थापक भी हैं। हाल ही में आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को समर्पित एक स्वरचित कविता प्रस्तुत की थी। आपने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कवि सम्मेलन में भी भाग लिया था। हमारे अगले कवि हैं श्री R गोपालन जी। R गोपालन, आप भी एक शिक्षक हैं। आप साहित्य के शौकीन हैं और तमिल भाषा में कविताएं लिखना पसंद करते हैं। आप पहले भी अखिल भारतीय लेखकों की बैठक में कविताएं प्रस्तुत कर चुके हैं। विदेशी पत्रों में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। हमारे अगले कवि हैं R सत्यन जी। R सत्यन, आप भी पेशे से एक शिक्षक हैं। आपकी कई स्वरचित हिंदी कविताएं द्वीप समाचार के हिंदी संस्करण में प्रकाशित हुई हैं। साथ ही दैनिक टेलीग्राम में अंग्रेजी कविताएं और पत्रिकाओं में तमिल कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं। हमारे अगले कवि हैं डॉक्टर हेमंत राव। उन्होंने ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। उनकी अद्वितीय भाषाई प्रतिभा ने उन्हें सर्वोच्च बहुभाषी विद्वान का खिताब दिलाया है। अब मैं यह मंच हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष श्री हरीश मीनाश्रू जी को सौंपती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के सत्र के अध्यक्ष श्री हरीश मीनाश्रू जी। नमस्कार। ये साहित्य उत्सव के प्रथम सत्र, जिनमें आप कविताएं सुनने वाले हैं, तो मैं खुश हूं कि इतनी सारी सेलिब्रिटियां इधर बैठी हुई हैं। निजाम साहब, आप देखिए पीछे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इतनी सारी विद्यार्थिनियां बैठी हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है आज के कार्यक्रम की कि इतनी सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में हम ये जो 8 जन हैं वो कविता पाठ करने वाले हैं।
क्योंकि ये पहला कार्यक्रम है उद्घाटन सत्र के बाद, इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अत्यंत गरिमापूर्ण स्थिति में ये उद्घाटन समारोह हुआ। जिन्होंने यहाँ से सभा संचालन किया, इतना अच्छा किया, फिर बच्चों ने जो राष्ट्रगान गाया वो भी इतना सुंदर गाया, फिर नर्तक त्रयी थी जो उन्होंने अपनी कला दिखाई वो भी अद्भुत था, और सबसे अद्भुत था जो दिखने को नहीं मिलता है सभी कार्यक्रमों में, वो कि जो अतिथि विशेष होते हैं, अतिथिगण होते हैं, उन्होंने क्या किया, ये जो मंच है उसकी गरिमा को उन्होंने अक्षुण्ण रखा, अक्षत रखा, ज्योतिर्मय करने के लिए ही वो लोग ऊपर आए, और ये मंच कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात पर यहाँ प्रशासन है उसका अभिनंदन करता हूँ। जिन लोगों ने ये बच्चों ने जो जिस तरह से अपनी प्रतिभा भी दिखाई उस समय, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, और जिस तरह से कंपेयरिंग भी किया गया उसकी भी मैं सराहना करता हूँ। अभी देखो आज क्या हुआ है, हम थोड़े से कवि साहित्यकार जिसे आप मेन बोलते हैं, वहाँ से अपने हिस्से का, अपनी सोच का, अपने ख्यालों का, मैं समझता हूँ ख्याल और सोच ये अलग चीज़ होती है, मगर जब कवि लिखने बैठता है तो ख्याल और सोच का मिला जुला कुछ वो शब्दों में आ जाता है। तो ये जो भारत है हम अपनी झोलियों में लेके आए हैं, कोई आया है किस भाषा से, ऊपर से आया है, कोई दक्षिण से आया है, कोई मैं गुजरात से आया हूँ, तो समझो कि भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न कवियों ने अपने जो हमने जो भारत देखा, उन्होंने जो भारत देखा, वो समेट कर इधर ले आए हैं, और वो आज आपके सामने रखने वाले हैं। जब मैं ये हमारी झोली वाला भारत की बात बोलता हूँ तो मुझे तत्क्षण एक दूसरा ख्याल आता है महाभारत का। सुबह श्रीनिवास जी ने महाभारत का जिक्र किया था, तो महाभारत के कर्ता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, वो तो खुद द्वैपायन थे, और आज अकादमी की वजह से हम लोग भी द्वैपायन हुए हैं, क्योंकि मैं तो कभी द्वीपवासी हुआ ही नहीं हूँ, मैं पहली दफे द्वीप में आ रहा हूँ, तो इस बात पर मैं अकादमी का भी आभारी हूँ। तो ये विजयपुरम की द्वीप भूमि, आप लोगों को पता है कि ये लैंडस्केप तो बहुत अच्छा है, कि मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर ली, वैसे तो वाटरस्केप है। तो ये वाटरस्केप में आज हम हमारा हार्डस्केप सुपर इम्पोज करके आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, और ये ही एक आशय है, ये ही एक हमारी उम्मीद है आज के लिए। एक स्कॉटिश कवि की बात करूं, क्योंकि क्षितिज से परे बियॉन्ड हॉराइजन की भी बात करनी है, तो एक स्कॉटिश कवि है रॉबर्ट क्रॉफर्ड, तो उन्होंने कहा कविता के बारे में कि एवरी पोएम इज एन आइलैंड, टू गेट टू ए पोएम रिक्वायर्स सेलिंग आउट फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ रूटीन लैंग्वेज। तो ये तो हम सबको पता है कि जब कवि अपनी भाषा लेके आता है तो हम जो दैनंदिन व्यवहार में जो भाषा का उपयोग करते हैं उससे बिल्कुल अलग थलग होती है। बच्चों को भी ख्याल है कि जो घर में बातचीत करते हैं या कहीं दुकानदार से खरीद फरोख्त की बात करते हैं, तो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा तो वहाँ दिखाई नहीं पड़ती है, कुछ अलग सी भाषा दिखाई पड़ती है। तो यही एक बात है जो ये रॉबर्ट क्रॉफर्ड कहते हैं कि कविता के द्वीप तक पहुंचने के लिए हमें हमारी जो रूटीन लैंग्वेज, दैनंदिन भाषा जो रोजाना हम उपयोग में लाते हैं, उसको लाकर उस दूर तक चले जाना होता है कि जहाँ कविता का द्वीप पड़ा है, बसा है, और वहाँ तक हमें हमारी नैया को लेके जाना होता है। तो इस अर्थ में तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी द्वैपायन है ही, क्योंकि उन्होंने कविता के द्वीप तक की आज यात्रा की है, मगर आज दोहरे द्वैपायन इस अर्थ में भी हो गए कि स्थूल रूप से भी हम लोग द्वीप समूह के आप लोगों के सन्मुख खड़े हैं। तो बहुत आनंद की बात है मेरे लिए भी और ये मेरे साथी कवियों के लिए भी।
मुझे एक दूसरा आनंद भी है कि मैं समझता था कि ये छोटे छोटे द्वीपों में कितने कवि होंगे, मैं सोचता था कि कितने साहित्यकार होंगे, मगर मुझे आनंद है कि यहाँ मेरे आसपास जो बैठे हुए कविगण हैं उसमें बहुत सारे द्वीप कवि हैं। तो मैं एक जो यहाँ बैठे हुए नहीं है मगर श्रोताओं में हाजिर है, ऐसे एक द्वीप कवि की कविता के बाद से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूँगा। उनकी एक औरतें नाम की कविता है जिसकी थोड़ी पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। एक कितने अच्छे कवि द्वीप कवि हैं, उनका नाम है बासु कुमार। औरतें, छोटी उम्र की, सीना और पेट एक बराबर, एक गज कपड़े में घूस, बस्ती से निकलती है मुंह अंधेरे और बंद हो जाती है एल्यूमिनियम के टिफिन में, जहाँ से लौटती है शाम को, जहाँ से लौटती है शाम को बस्ती की तरफ खाली डिब्बे की तरह। औरतें बालू के ढेर पर, ट्रक के ऊपर हंसती मुस्कुराती चिलचिलाती धूप हो जाती है, दिखती है ट्रक के पहिए सी रोज, पर उन्हें पता नहीं कि वे औरतें हैं या पहिए। तो इस द्वीप कवि की इस कविता के साथ मैं ये कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और चाहूँगा कि मोनी कुंतला भट्टाचार्य जी जो आसाम से आ रही है और उनके बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया, अपनी कविताएं सुनाएगी हो। नमस्कार, मैं आसाम से आई हूँ। असमिया आसाम में लिखती हूँ। अभी मेरा पहला पोएम ट्रांसलेटेड बाय माय डॉटर आकांक्षा, Patriotism. From the blue of Atlantic Ocean, a cool breeze splashed out. I was waiting under the mango tree by Nelson Mandela. In the bright sunny sky, white-winged crows were playing. My deep prayers stumbled upon the great African hero and Nkrumah's marble tomb. Once again, my deep condolences raised up Sing Nagaland's great hero Fiju's grey-colored tomb. My twisting emotions and prayers became still suddenly in Kohima's World War Cemetery. So vague our lives are, we don't know how to fight for country. We don't know how to fight for country, but each day keep moving towards our grave with a bountiful of patriotism in our heart. My second poetry is Good Girl. Good girls never wait by the door, neither they greet strangers on their way. They never step in any revolt, they just imitate their mother's steps, as because their feet becomes soft like soil. She does not see the sun, nor does she point fingers on someone. She only works in silence, weaving dream of flowers. Once our nation was filled with such girl. Now all have become grandmothers. And one by one goes into the old age home without any complaint. The World, translated by Akanksha. Tea gardens do not seek the name of sea. Tea gardens do not seek the name of sea. Stones do not crave for birds' wings.
Men do not desire the life of trees, and bunches of grapes do not care to feel the creeper's distress. Even in his sleep, the chandal tosses their days the pyre holds mostly bodies of youths. A patriotic song is being sung. A patriotic song is being sung. The people are on their feet. Yesterday there was an event, today too, but we have lost ourselves in the orange orchard. The world are seen hanging upside down. You have made me rich. You have made me rich, and holding my hands taught me to walk underwater. You know how to swim, you know how to fly, how to talk, and you know how to remove the rocks. When you sit for rehearsal on a silken cloth, rich of my harmonium tongue dancers, magic in your voice, richness is in your songs. With this, you have made me rich. Being a white Christian bird, you have picked harvest of my heart and taught me to become a tiny road in the crowd. A poem you have sprinkled in my heart and filled with points of word all along. My hands you are holding and have celebrated festivals through strings of sitar. Yes, you have made me rich. अब मैं हिंदी में 2 कविता पढ़ना चाहूँगी। अनुवाद किशोर कुमार जैन। मैं जब तक है शिशु और नदी तब तक है प्रेम। जब तक है शिशु और नदी तब तक है प्रेम। जब तक है युद्ध रहेगा इंतजार शांति का। माटी के रहने तक आदमी का। मैं शुद्ध मिट्टी की पड़ी रहती हूँ मैदान में। मैं शुद्ध मिट्टी की पड़ी रहती हूँ मैदान में, नदी की तलहटी में और युद्ध क्षेत्र के खून में। पड़ी रहती हूँ, आगे नहीं जा पाती, दुनिया के हर देश में फैला है खून। मैं सो नहीं पाती, जगमगाते रहते हैं तारे, पाप पुण्य की साक्षी रात की धरती का। पुराने गीत के कली गुनगुनाते हुए मेरी खिड़की की तरफ आती है इच्छा अनिच्छा की सांसें। कुम्हार कब तक खोदते रहेगा मिट्टी, वो भी मिल जाएगा मिट्टी में। आहिस्ता से ना दिखने वाली घड़ी की बालू से उतर आता है धरती पर भोर का उजाला, और मैं जंगल बन जाता हूँ। और मैं जंगल बन जाती हूँ, पक्षियों की असीम कलरव, बहती नदी का कलकल, टूटते पत्तों की लहरों, आदमी के खून में है क्या? ये बात युद्ध नहीं कहता, अपना कलेजा छीनकर बनाती हूँ घर प्रेम का। देश, ट्रांसलेटेड बाय दिनकर कुमार। देश हमें दूर से लौटकर आना सिखाता है। देश हमें दूर से लौटकर आना सिखाता है। मनुष्य के हृदय में रहते हैं प्यार का एक पंछी, वही चहचहाते हैं देश के गीत। हर यात्रा पर लोग अपने स्वदेश को पीठ पे लेकर जाते हैं। हर यात्रा पर लोग अपने स्वदेश को पीठ पे लेकर जाते हैं। घर पर रह गई माँ की आवाज़, प्रेमास्पद के 2 हाथ, या फिर राष्ट्रगीत के महान कंपन से लोग बार बार लौटते हैं अपने देश। आसमान भरकर झंडे लहराते हैं, नाचती हुई हवा बहती है, नदी की दर्पण में लोग मुस्कुराते हैं। कितने प्राणों की साधना से, कितने प्राणों की साधना से, कितने विद्रोह क्रांतियों से, कितने योजनाओं की सपनों से पतंग उड़ा के
लोग निर्माण करते हैं देश। यह बात युद्ध ना कहने से भी मैं जानती हूँ। जो धरती नारी को माँ बनाती है, बच्चे को भाषा देती है, लोगों को जीवन देती है, वो भूमि मेरा देश है, दुनिया का एकमात्र प्रबुद्ध देश। अंत में 25 साल 25 इयर्स ओल्ड एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। प्रेम, जिसे तुम चाहते हो उसके संग नौत ब्याह मत रचाना। जिसे तुम चाहते हो उसके संग ब्याह मत रचाना। हमेशा उसके साथ हम बिस्तर होने की ख्वाहिश मत रखना। एक संग खाना अथवा अनर्गल बातें बनाना। जिसे चाहते हो उसके लिए जीने के बीच रोप लेना पेड़, छायादार पेड़। जिसे तुम चाहते हो मृत प्रतिमा की तरह सजाना। आदम या ईव के हाथों से छूना और खुद को उस आश्चर्य की अधिकारी मानकर मन ही मन गर्वित होना। हमेशा याद रखना, जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हारा कोई नहीं है, वो किसान की फसल है, कभी मत उखाड़ना उसकी जड़। वो जो भी दे वही है तुम्हारी प्राप्ति। तुम जिस तरह ग्रहण करोगी उसे, वही तो है मोहब्बत। मोहब्बत तुम्हारे जीवन का समस्त विनय, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा। लगाकर करीब साकर भी जिसे तुम गृहबंदी नहीं बनाते। लगाकर करीब साकर भी जिसे तुम गृहबंदी नहीं बनाते, उस एक शख्स की खातिर तुम निर्मल बनो। वो है इसीलिए तो सब कुछ सुंदर है तुम्हारा, जबकि सचमुच वो तुम्हारा कोई नहीं है। वो तो पानी है, वो तो हवा है, जिसके बगैर जी नहीं सकते तुम। धन्यवाद। आपने असमिया कविताओं का अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद पढ़ा। हम सबको पता है कि जब अनुवाद होता है तो थोड़ी सी दूरी हो जाती है, मगर फिर भी जो मूल भाषा है उसका सौंदर्य, उसकी संस्कृति का थोड़ा बहुत एहसास हो ही जाता है। अब मैं अंजू रंजन जी से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी हिंदी कविताएं पढ़ें। उनके बारे में आपने सुना, वैसे उनका रहना तो दिल्ली में है, मगर उनका दिल गाँव में बसा हुआ है। पांचों इंद्रियों को गाँव ने जकड़ लिया है। मैंने उनकी एक कविता कहीं पे एक बार सुनी थी कि जिस तरह से गाँव उनको छोड़ता नहीं है और वापस बुलाता जाता है। तो फिक्र चिंता तो उन्हें, क्योंकि विदेश सेवा में है तो विदेशों की रहती है, रहना होता है दिल्ली में और दिल में गांव बसा हुआ होता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और थोड़ी बहुत सुंदर कविताएं हमें सुनाएं। आइए जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे साथी कवि और कवियत्रीगण और साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी श्री श्रीनिवास राव सर, नीचे बैठे गणमान्य व्यक्ति, और सबसे अधिक जो मैं अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ कविता सुनाने से पहले, वो है द्वीप के स्टूडेंट्स जो यहाँ आए हैं। मैंने देखा बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, सो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। आपने थोड़ा सा बताया कि मैं गांव से आती हूँ, तो मैं सुदूर झारखंड गांव से आती हूँ, झारखंड के एक गांव से आती हूँ। और झारखंड का जो वो गांव है वह एक नेशनल पार्क के टिप पर है, मतलब मेरे गांव से नेशनल पार्क शुरू होता है। तो
आधुनिक सुविधा वगैरह कुछ नहीं है मेरे गांव में। मेरा गांव वैसे ही है जैसे मैं अंडमान निकोबार के किसी सुदूर द्वीप पे चली जाऊं। वैसे ही कच्ची सड़कें हैं, वैसे ही मटमैले लोग हैं, वैसे ही जंगली लैंडस्केप है। और आप विडम्बना देखिए कि उसके बाद मैं विदेश सेवा में आई। मैं यहाँ बैठी हुई तमाम जो बच्चियाँ हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि जब एक गांव की, झारखंड की एक लड़की जो स्कूल जाने के लिए मैं 7 किलोमीटर पैदल चल के कच्ची सड़कों पे जाती थी, जहाँ मैं चप्पल नहीं पहन सकती थी, चप्पल को हाथ में रख के जाती थी, मुझे पैरों से ज़्यादा चप्पल की चिंता होती थी कि चप्पल ना गंदे हो जाए मेरे। तो वहाँ से पढ़ करके मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली से एमटेक किया। फिर मैं भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा जिसको बोलते हैं ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उसमें मैं चुनी गई UPSC के द्वारा। पर मुझे कभी संतोष नहीं रहा जीवन में। मैं बहुत छटपटाती हुई आत्मा हूँ जो कभी मुझे संतोष ही नहीं रहता। तो फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम लिखा और अब की बार जब मैंने एग्ज़ाम लिखा तो मैंने कहा मैं बोर हो गई। मैं अपना बता रही हूँ कैसे मैं हिंदी साहित्य की ओर मुड़ी। तो मैंने कहा केमिस्ट्री एंड बॉटनी ये दोनों सब्जेक्ट हैं तो बहुत अच्छे, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने 11 साल पढ़ा, बॉटनी मेरी दोस्त का पूरा लाइब्रेरी था, नोट्स था, तो मेरे लिए बहुत आसानी से मैं एग्ज़ाम लिख पाई। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या था जो मुझे रोक रहा था उस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाने के लिए। मेरा रैंक था 171, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, तो मैं क्या करूं जो अच्छा मिले। तब मुझे ध्यान आया, मैंने आंख बंद किया, सोचा कि मैंने अपनी मातृभाषा में नहीं लिखा। अगर मैं अपनी मातृभाषा में लिखती तो शायद मैं और अच्छा मार्क्स ला सकती थी, मैं अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं, मैं जीवन को बहुत ज़्यादा सोचने नहीं देती, दूसरों को भी नहीं सोचने देती हूँ। तो मैंने सब्जेक्ट बदल लिए और इस बार मैंने जो सब्जेक्ट लिए वो थे हिंदी लिटरेचर एंड एंथ्रोपोलॉजी। और जब मैंने सब्जेक्ट बदले तो हिंदी लिटरेचर आप अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, तो मैंने सोचा हिंदी लिटरेचर जब हिंदी में लिख रहे हैं तो मैं एंथ्रोपोलॉजी भी हिंदी में लिखूँगी। सो इस बार मैंने सब्जेक्ट ही नहीं बदले, मैंने मीडियम भी बदल दिया। और अगली बार एग्ज़ाम में मुझे बड़ी बेहतर रैंक मिला, 124 रैंक मिला, मैं भारतीय विदेश सेवा में चयनित हो गई। तो मैं इसलिए ये बात आपको सुना रही हूँ, नॉट कि मैं बहुत आप मेरे लिए तालियां बजाएं, कुछ नहीं ताली बजाएं, कष्ट होता है हाथों को। मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति है आपकी वो सर्वोत्तम होती है। अभी भी आपने असमिया कवयित्री को सुना, वो चूँकि असमिया हम नहीं समझते इसलिए उनको ट्रांसलेट करके सुनाना पड़ा, पर मुझे लगता है कि असमिया इतनी सुंदर लैंग्वेज है, सेम निकोबारी इतनी बढ़िया लैंग्वेज है, असम में इतने सारे डायलेक्ट हैं, तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, लोग यहाँ बोलते हैं। अपनी भाषा में लिखिए और ये कोई नहीं कहेगा आपको कि सब लोग बोलेंगे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फॉरेन सर्विस में बनो, अंजू रंजन जैसा बनो, आपको कोई नहीं बनेगा कि आप कवि बनो, लेखक बनो। पर जब तक आप कवि या लेखक नहीं बनते आप फॉरेन सर्विस में नहीं आ सकते। इसीलिए कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको लिखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। हाँ, ये सोशल मीडिया के इससे थोड़ा बाहर निकल जाओ, पढ़ो, लिखो, अपने आसपास की दुनिया को महसूस करो। आप जब सुबह सूर्योदय देखते हैं, शाम को सूर्यास्त देखते हैं, तो देखो प्रकृति का कैसे रंग बदलता है, उसके बारे में लिखो। आप बहुत खुशकिस्मत हैं किस द्वीप में रह रहे हैं जहाँ हर एक दिन अलग सूर्योदय होता है, हर एक दिन अलग सूर्यास्त होती है, उसके बारे में लिखो। लिखने से, पढ़ने से आपके दिमाग का, आपकी आत्मा का विकास होगा, जो आपको आने वाले दिनों में आपके करियर को, आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो आई एम कॉल्ड हियर टू रीड अ पोएम, नॉट फॉर दिस लेक्चर, ओके। सो अब पोएम मैं पढ़ती हूँ और ये पोएम जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला कि गाँव ने मुझे जकड़ रखा है। मैं विदेश सेवा में 8-10 कंट्री में पोस्टिंग कर चुकी हूँ, उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं जाके गांव में रहने लगूँ, ठीक है। पर गांव जो है वो नहीं चाहता कि मैं वहाँ रहूँ। हमारे और गांव के बीच में एक दूरी बन गई है। मेरी पहली कविता गांव के उसी दूरी को, मेरा गांव कितना मुझे मिस करता है, मैं अपने गाँव को कितना मिस करती हूँ, उसके बारे में है। गाँव, जब पिछली बार गांव छोड़ती थी, जब पिछली बार गांव छोड़ती थी, उस पोखर वाले मोड़ से मुड़ती थी,
बरबस ही बांध लेता था मेरे कदमों को मेरा गांव। वेदना विदूर दृष्टि और आंसू भरे नयनों को भीतर ही पीकर ऊपर संयत कदाचित मुस्कुराता सा पिता की तरह मजबूत दिखावा बनकर मौन खड़ा था मेरा गांव। माँ की ममता की तरह कांपते हाथों से वे रूखी हवाएं सुखा जाती थी मेरे आंसू, विपरीत दिशा से बहकर वो लिपटा लेती थी खुद से। मेरी माँ बनकर निशब्द रोता था मेरा गांव। दीनहीन अनपढ़ अनगढ़, दीनहीन अनपढ़ अनगढ़ मेरा वो मैला कुचैला गांव मेरे शनील की खुशबू से सहम गया सा लगता था। शनील एक परफ्यूम का ब्रांड है, आप लोग सब जानते होंगे। मेरे शनील की खुशबू से सहम गया सा लगता था। गोबर और खाद की बदबू को धनिये पत्ते से छिपाता था। तंग गलियों और कच्चे रास्तों के लिए, उन तंग गलियों और कच्चे रास्तों के लिए जैसे वही जिम्मेदार है, ऐसे शर्मसार लगता था मेरा गांव। मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ, मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ सेल्फी लेकर अपनी झेप मिटाता था। उसको खबर थी कि मेरा अब लौट कर आना है मुश्किल, उसको खबर थी कि मुझे अब लौट कर आना है मुश्किल, फिर भी बार बार लौट आने को कहता था मेरा गाँव। कोई कीमत नहीं उन चीज़ों की, कोई कीमत नहीं उन चीज़ों की, मैं उन्हें विमान में ले भी न जा सकूं, पर तुलसी नीम और खट्टे बेरों की सौगातें जुटाता फिरता था मेरा गाँव। मेरे विदेशी बच्चों को हैरान करता, मेरे विदेशी बच्चों को हैरान करता भूतहे इमली और शमशान वाली डाइन के झूठे सच्चे किस्से सुनाता था मेरा गाँव। कितने अधूरे प्रेम प्रसंगों, मेरे कितने अधूरे प्रेम प्रसंगों और मेरी कितनी शरारतों शैतानियों को मुस्कुराकर झेल लेता था मेरा गाँव। माँ जब तंग आकर मारने दौड़ती तो अपनी आगोश में कहीं छुपा लेता था गाँव। मेरे बचपन के इस खजाने को लेकर मुझे मचलता खोजता फिरता था मेरा गाँव। सहमा सा खड़ा था वो हाथ हिलाकर, सहमा था सा खड़ा था और हाथ हिलाकर पगडंडी के किनारे टाटा बाय बाय कहने में हिचकता, हाथों पर आंख रखकर दूर तलक देखता, अपने चिथड़े में ठिठका सकुचा सिमटा सा बस खड़ा होकर मौन विदाई देता था मेरा गाँव। जब पिछली बार गांव छोड़ती थी, उस पोखर वाले मोड़ से मुड़ती थी, बरबस ही बांध लेता था मेरे कदमों को मेरा गाँव। थैंक यू। तो ये था मेरे गांव की कहानी। मुझे बहुत सारी कविताएं मैंने गांव पे लिखी है और कई प्रकाशित हुई हैं, कई अभी प्रकाशित होने बाकी है। तो अभी जो मैं कविता सुनाना चाहती हूँ वो है गिरमिटिया पर आधारित। नोट कि मैं गिरमिटिया राइटर हूँ या गिरमिटिया पर मैंने कोई रिसर्च किया है, पर मैं जोहान्सबर्ग में पोस्टेड थी। 1860 में वहाँ पे पहला जहाज टोरो पहुँचा था 324 यात्रियों को लेकर के, और उसके बाद जो है जब मैं वहाँ पहुँची तो 161वां ये मनाया गया था, दिवस मनाया गया था गिरमिटिया का। तब जब मैं गई गिरमिटिया सेंटर में, वहाँ का जब कुछ देखा तो मुझे उसने लिखने को प्रेरित किया। तो इसके लिए मैंने छोटी छोटी 3 कविताएं लिखी, मैं आपके समक्ष वो रखती हूँ। जब गिरमिटिया मजदूरों की भर्ती होती थी, ब्रिटिश सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। जब एबोलिशन ऑफ स्लेव एक्ट आया तो ब्रिटिश सरकार ने एक पॉलिसी बनाई 18वीं शताब्दी में कि अब हम कैसे लोगों को बाहर भेजेंगे, क्योंकि इंडियन हमेशा चीप लेबर्स थे, एक्सपर्ट थे, खेती करने में उस्ताद थे। तब उन्होंने गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत की। गिरमिटिया का अर्थ होता है गिरमिट, एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट करके ये 5 से 10 साल तक के लिए इंडियन मजदूरों को ले जाते थे बाहर, और वहाँ पर उनसे जबरन खेती कराते थे, घर के काम कराते थे, औरतें थी बच्चों को खिलाती थी। तो जो गिरमिटिया सेंटर जो है वहाँ पर इसी का झांकी है। तो मैं शुरू करती हूँ वहाँ से। जब
भर्ती करने वाले लोग आए हैं और जहाज पर कोई बैठ के जा रहा है। मेरा 3 कविता 3 चरण में है, तो आप उसे सुने। उस भर्ती करने वाले को अरकटिया बोलते थे, जो इनको साइन करा के ले जाता था। उस भर्ती करने वाले अरकटिया की जुबान गुड़ से भी मीठी थी। उस भर्ती करने वाले अरकटिया की जुबान गुड़ से भी मीठी थे। उसके वादे हिमालय से भी ऊंचे थे। उसके वादे हिमालय से भी ऊंचे थे। ख्वाब में खनकते सोने की गिन्नियाँ और चांदी के सिक्के, ख्वाब में खनकते सोने की गिन्नियाँ और चांदी के सिक्के, ये सब होंगे अपने। उसने दिखाए मुझे सुनहरे रुपहले सपने, उसने दिखाए मुझे ये सुनहरे रुपहले सपने। 7 समुंदर पार दलान बगान वाला एक घर होगा मेरा अपना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सबको लगा कि अच्छा मेरा इतना बड़ा घर होगा, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, उसमें दालान होगा बगान होगा, तो वैसा एक घर होगा। मेरी दूसरा स्टैंजा, मेरी अकाल ग्रसित त्रिसित जीभ पर चुआई उसने खट्टी मिट्टी मलाईदार लस्सी और सजाए मेरी आंखों में अनदेखे दूर देश के रुपहले सुनहरे सपने। 2 दिन बाद इन्हीं सब जवाबों में डूबता उतराता मदमाता, इन्हीं सब जवाबों में डूबता उतराता मदमाता चढ़ता हूँ जहाज कलकत्ता के बंदरगाह में, चीख पुकार और शोरगुल के बीच। कलकत्ता के बंदरगाह में चीख पुकार और शोरगुल के बीच मेरे भीतर कुछ मर रहा है, पेट में मर्मांतक पीड़ा हो रही है। मेरे भीतर कुछ मर रहा है, पेट में मर्मांतक पीड़ा हो रही है। मैं जहाज से देख रहा हूँ, मेरा परिवार उस पार धरती पर खड़ा है। देखते ही देखते मेरा जहाज चल पड़ा है और मेरे हाथों से भारत फिसल रहा है। मेरे हाथों से भारत फिसल रहा है रेशम की तरह। हाय, मेरी उंगलियां अकुला रही है, मेरा मन रो रहा है, मेरी हथेलियां पसीज रही हैं और मेरे हाथों से भारत फिसल रहा है रेशम की तरह। थैंक यू। ये जब वो गिरमिटिया सेंटर में गई, ये उसी के ऊपर है। अभी भी वहाँ चारों तरफ गन्ने के खेत लगाए हैं ताकि उसका ये मिल सके। तो गिरमिटिया और गन्ने के खेत, उस कविता का शीर्षक है। शहर में घुसते ही चहुं ओर गन्ने के खेत लहराते हैं। हरे रंग की लहर पहाड़ी मोड़ों को त्रिवेणीय मरोड़ सा देते हैं। हरे रंग की लहर पहाड़ी मोड़ों को त्रिवेणीय मरोड़ सा देते हैं। हवा के साथ झूमते ये गन्ने के खेत मानो हवा में अल्पना आंकते हैं। हाँ, 1860 संग्रहालय के द्वार पर भी हरे गन्ने के तोरण लगे हैं। हरे गन्ने के तोरण लगे हैं, पर इन्हें देखकर कोई अच्छा सा शुभंकर सा आभास नहीं होता। बस एक उदासी घेर लेती है। बस याद आ जाती है हमारे गरीब फटेहाल दादा परदादों की वो तस्वीर, जो उतरते थे जहाज से कीड़े मकोड़ों की तरह भूख प्यास से बदहाल। देखकर जिन्हें हंसी आती थी उन गोरे साहबों को, भारी पैंजनी मेरी परदादी के, पैरों में कड़े झांझन, गले की हंसुली और कान के तरकुल, गोरी विक्टोरिया के गोरे सपूत आश्चर्यचकित होते थे। देख, विक्टोरिया के सिक्के मढ़े थे जो गोल चकोर चांदी की चकत्ती और मेडल से। ये गलहार मनटिक्का सीसफूल, उन्हें सल्लज सगर और ढकती आंचल से वे काली भूरी आंखों वाली ये औरतें करारी नमकीन थीं। इनके आदमी मझोले पक्के तपे झवे ईंट से थे, बड़े बड़े मच्छंदर कलंदर, और उगाते थे ये खेत हरे गन्नों के। धन्यवाद। लास्ट कविता है। साहब ने इन औरतों को देखकर सोचा, क्या ये काट पाएंगी गन्ने? इनका पतला गठा शरीर डरबन की गर्मी और धूप सहन कर पाएगा? नहीं, तो ये औरतें हमारे घरों में बर्तन मांजेंगी, हमारे बच्चे खिलाएंगी, उन्हें अपना दूध पिलाएंगी, जरूरत होने पर गोरों के हवस भी मिटाएंगी, तभी ये जी पाएंगी, वरना इन्हें मार देंगे हम। अब सूरज धूप गर्मी ही नहीं आग बरसाता है। एक छीन रुकने पर, पसीना पोंछने पर सरदार कोड़े फटकारता है। हाय, कोई लय कोई छंद नहीं, उनके गीतों में मुखड़े अंतरे का कोई बंद नहीं। आसुरा आल्हा और बेसुरा रत जगा सो रहा है, कांपते गले से बेसुरा रुदन बज रहा है। गिरमिटिया रोता है 12 मासा की हर एक कड़ी पर, अम्बवा के झूले पर रोती होगी वह रमुआ की माए कोयलिया की तरह। उसके हाथ और हंसुआ गन्ने काटते हैं,
भारत की यादें काटती हैं कलेजा उसका, दूर धुंधले चांद में दिखता है, भारत में छूट गए उसके दुधमुहे रमुआ का चंद्रमुख। धन्यवाद। ये लास्ट है। जब गांधी जी गए तो कैसे इन कुलियों को ये किया। सबसे पहले गांधी जी ने वहाँ स्त्रियों का आंदोलन शुरू किया, जिसमें 12 साल की एक लड़की वलियम्मा शहीद हुई। ये उस कविता में नहीं है, पर ये आंदोलन के आगाज के बारे में है। कुली को औरत होना, कुली औरत होना, मोटे कंबल में गोरे मालिक के बच्चे और कुत्तों को लपेट कर, ताकि कुली वाला पसीना गोरे के बच्चे को छू न सके। कंबल के पसीने से तरबतर वह हांफती ढोती है उन्हें पार्क तक। बेंच पर बैठता है गोरा बच्चा और उसका परिवार, पर कुली औरत वहाँ नहीं बैठ सकती, क्योंकि बेंच पर लिखा है कुत्तों, कालों और कुलियों के लिए वर्जित। वह पीठ फेर कर खड़ी रहती है, आखिर थक कर धूल धूसरित जमीन पर बैठ जाती है। डर कर जमीन को घूरती है, देखती है हरे कटे छटे घास पर कुछ लिखा तो नहीं है, कोई अघोषित फरमान, क्योंकि यहाँ सब कुछ आरक्षित है गोरों के लिए, कुलियों के लिए केवल नफरत और अपमान है। वह कुली औरत पीती है अपमान अवमानना के घूंट को, चुपचाप नतमुख स्वीकारती, पर अंतर में अपना वर्तमान और ऐसे भविष्य को नकारती। आसमान में उगा है एक तारा जिसका नाम है गांधी, जो लौटाएगा उनका स्वाभिमान और लाएगा सत्याग्रह की आंधी। ये कुली औरतें पैदल मार्च करेंगी जोहानसबर्ग से वोल्क्रास्ट तक। जोहानसबर्ग से वोल्क्रास्ट तक रास्ते में वो बैठेंगी गोरों के लिए आरक्षित बेंचों पर और पिएंगी पानी गोरों वाले आरक्षित नलों से। उन्हें काम के बदले अब पैसे मिलेंगे, उनकी शादियां भी अब वैध होंगी, चाहे मर जाए भूख प्यास से। ये कुली औरतें अब नहीं रुकेंगी, ये गांधी जी के साथ आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपकी अद्भुत कविता ने हम सभी को गहरे विचार और भावनाओं से डुबो दिया। आपके शब्दों में जो प्रभाव, जो शक्ति और जो सुंदरता थी, उसने हमें न केवल रचनात्मकता का एहसास कराया, बल्कि देशभक्ति के कई पहलुओं को नए दृष्टिकोण से देखने की भी प्रेरणा दी। अब मैं श्री जगदीश नारायण राय से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी कविता हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सागर में बजती शहनाई खनके लहरों के कंगन, सागर में बजती शहनाई खनके लहरों के कंगन। सभा मंच से मुख्य अतिथि का और लेखक गण का अभिनंदन। सभा मंच से मुख्य अतिथि का लेखक का अभिनंदन। भारत की वंदना। भारत, अब मैडम ने जो बताया वो गांव नहीं रह गया, तो दिव्यतम भारतम भव्यतम भारतम, दिव्यतम भारतम भव्यतम भारतम, श्रेष्ठतम भारतम इति शुभम भारतम। जय जयतु भारतम भारतम भारतम। अनगिनतु क्यारियां अनगिनतु फूल है, सबकी अपनी महक रंग है रूप है। एक ही हार में सब समाये हुए, अपनी पहचान लेकिन बनाए हुए। अध खिले कुछ तो हैं खिलखिलाते हुए, पर सभी कह रहे स्वागतम स्वागतम। दिव्यतम भारतम भव्यतम भारतम इति शुभम भारतम। जय जयतु भारतम, जय जयतु भारतम। और अंडमान की धरती का हूँ, तो अंडमान से जुड़ी हुई एक छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता कि तेरे सागर की उफनती हुई लहरों की कसम, तेरे सागर की उफनती हुई लहरों की कसम, सेलुलर जेल में गाए हुए नगमों की कसम, तेरे चरणों की धूल मुक्ति का पावन चंदन, मेरे दिलदार चमन अंडमन तुम्हें है नमन, मेरे दिलदार चमन अंडमन तुम्हें है नमन।
के चांद और सितारों की कसम, तेरे आंगन के चांद और सितारों की कसम, तेरे पूजा घरों की और मजारों की कसम, तेरे पूजा घरों की और मजारों की कसम, तेरे सीने में आजादी की कहानी है दफन, मेरे दिलदार चमन अंडमन तुम्हें है नमन, तेरी कारा में कैद क्रांति के वीरों की कसम, तेरे वनवासियों के हौसलों तीरों की कसम, तेरे चिंतन में देश प्रेम भाईचारा अमन, तेरे चिंतन में देश प्रेम भाईचारा अमन, मेरे गुलजार चमन अंडमन तुम्हें है नमन। मैं इसको यही समाप्त करूंगा। और हमारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, तो जब हमारे अध्यक्ष महोदय राव साहब ने सावरकर जी का जिक्र किया था अपने स्वागत भाषण में, और अंडमान की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ कहना था, लेकिन अब सावरकर जी के बारे में, एक देश प्रेमी के बारे में देखिए। मैंने कल्पना किया था आज के 15-20 साल पहले सावरकर जी के बारे में, और माँ के नाम पत्र, माँ है। माँ तुम थोड़ा धीरज रखना, फंस गया हूँ मैं दीवारों में, माँ तुम थोड़ा धीरज रखना, फंस गया हूँ मैं दीवारों में, दीवार तोड़कर आऊंगा माँ शीश झुकाने पाँव में, जिन पाँव में माँ बचपन में तुम पहनाई थी पैजनियाँ, उन पाँव में जंजीरें हैं, खन खन करती हैं हथकड़ियाँ, हाथों में लिए कटोरी तुम माँ दूध पिलाया करती थी, हर रोज सुना करके लोरी तुम हमें सुलाया करती थी, अब तिनकी पिचकी थाली में मैं नमक रोटियां खाता हूँ, पीपल पर कोयल की लोरी माँ सुन करके सो जाता हूँ, तुम चंदा मामा को दिखलाई एक नई कहानी कहती थी, 7 समुंदर पार बसे दानों की बातें करती थी, उस दानों के ही किले में मैं अब 2 दिन रात बिताता हूँ, और पीपल पर कोयल की लोरी माँ सुन करके सो जाता हूँ, दिन भर कोल्हू को खींच खींच पाँव से खून टपकता है, मेरी पीड़ा को देख देख पागल सा जेलर हंसता है, अब लहरों का हाहाकार मुझे रह रह कर पास बुलाता है, विचलित मत होना तुम बंदी सागर मुझको समझाता है, अब तो लहरों की भाषा को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बुलबुल की मीठी बोली में मैं विजय गीत लिख लेता हूँ, जाने कब प्यास बुझेगी माँ इस फांसी घर के फंदे की, जाने कब तक सहनी होगी पीड़ा जेलर के डंडे की, बस एक प्रार्थना है मेरी आंखों में आंसू मत लाना, बस एक प्रार्थना है मेरी आंखों में आंसू मत लाना, जब हवा बहे इस ओर कभी आशीष विजय का दे जाना, जब हवा बहे इस ओर कभी आशीष विजय का दे जाना, तो यह क्रूर यातनामयी भूमि कल पुण्य भूमि हो जाएगी, जिस काल कोठरी में मैं हुई युग तक पूजी जाएगी, जिस काल कोठरी में मैं हुई युग तक पूजी जाएगी। और जो भारत की कल्पना है, मोदी जी से 1 मिनट मुलाकात हुई थी, मैंने उनकी आवाज़ को पकड़ा, मैंने कहा मेरा भारत बहुत बड़ा है, संकट और बड़ा बापू, उन्होंने कहा कोई संकट वंकट नहीं है, सब खत्म। तो कल्पना देखिए कि सोने का पाखी पंख फिर से फड़फड़ाएगा, सोने का पाखी पंख फिर से फड़फड़ाएगा, सच्चा सुराज राम राज खिलखिलाएगा, है बाजुओं में दम अभी पहुंच है पाँव में, आंखों में आंखें डाल के भारत बताएगा, आंखों में आंखें डाल के भारत बताएगा, जो कुछ हुआ हुआ नया कुछ तो करूंगा मैं, जो कुछ हुआ हुआ नया
कुछ तो करूंगा मैं, कश्मीर नीति को बदल पड़ा रहूंगा मैं। और दुनिया के देश सोचते क्या स्वप्न देखते, जो देश हित की बात है खुलकर कहूंगा मैं, जो देश हित की बात है खुलकर कहूंगा मैं। ये संकल्प था, संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का। दुनिया के देश कुछ भी सोचे, हमारे सामने हमारा देश। और बीच में दिल्ली का चुनाव था, सब फ्री दे रहे थे, हर चीज फ्री। तो चुनावों की बहारें हैं, चुनावी फूल खिलते हैं, चुनावों की बहारें हैं, चुनावी फूल खिलते हैं। महल वाले भी झुक करके गले छप्पर से मिलते हैं, गले महल वाले भी झुक करके गले छप्पर से मिलते हैं। कोई फ्री बांटता राशन, कोई पानी पिलाता है, कोई फ्री बांटता बिजली, कोई पैसे लुटाता है। कोई कहता करा कर हम रहेंगे जाति की गणना, कोई कहता है खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, सुशासन से मैं भारत को नई ऊंचाइयां दूंगा। कोई कहता है भारत राज्य से संघर्ष है मेरा, लिए पुस्तक विधानों की लगाता रोज है फेरा। तो कोई मस्जिद बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद के नीचे मंदिरों को खोज लाता है, कोई मस्जिद के नीचे मंदिरों को खोज लाता है। तो मुझे विश्वास है जल्दी यहाँ बाजार फ्री होगा, जिसे जो चाहिए निश्चय सभी सामान फ्री होगा। किसी दिन ड्रग्स, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान फ्री होगा, किसी दिन ड्रग्स, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान फ्री होगा। और अगली लाइन कि कहीं बीबी भी फ्री होगी, कहीं बेबी भी फ्री होगा, कहीं बीबी भी फ्री होगी, कहीं बेबी भी फ्री होगा। कहो कोई कहाँ कब जेब से, सच्ची बात है, फ्री है, तो कहो कोई कहाँ कब जेब से अपने लगाता है, कहो कोई कहाँ कब जेब से अपने लगाता है। फंसा करके मकर जाले में, फंसा करके मकर जाले में जनता को नचाता है, फंसा करके मकर जाले में जनता को नचाता है। कोई आरक्षणी जादू छड़ी लेकर घुमाता है, मगर वह योग्यतम के हौसलों को ही हिलाता है, मगर वह योग्यतम के हौसलों को ही हिलाता है। जिसे अच्छा लगे जो भी उसे स्वीकार कर लेना, अगर अच्छी लगी कविता तो खुलकर तालियां देना, अगर अच्छी लगी कविता तो खुलकर तालियां देना। और एक ज्वलंत प्रश्न जो हम लोग के सामने है, हम सारे साहित्यकारों के सामने भी है, वो भी छोटी चिंतन। त्योहार उत्सव होते हैं, सब लोग गले मिलना चाहते हैं, आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गले में चाहता मिलना कोई मिलने नहीं देता, गले में चाहता मिलना कोई मिलने नहीं देता। मैं खुलकर चाहता हंसना कोई हंसने नहीं देता। खड़ी दीवार बंदिश की गिराने से नहीं गिरती, खड़ी दीवार बंदिश की गिराने से नहीं गिरती। कोई तो है जो इस दीवार को गिरने नहीं देता, कोई तो है जो इस दीवार को गिरने नहीं देता। धन्यवाद। हमारे जो नई पीढ़ी है हमारे सामने, देखो प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे सोचना पड़ता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। जन्मे है तो इस देश के लिए,
कार्य करेंगे इस देश के लिए, सेवा करेंगे इस देश के लिए, मरेंगे इस देश के लिए और पुनर्जन्म होगा तो इस देश के लिए। राष्ट्रवाद प्रथम। भारत हमारा देश, धर्म जिस्म का ही भाग है। कौन कहता है इसमें सुलगती एक आग है? आग लगती है हर घर में, ये घर की बात है, लेकिन घर का चिराग घर को जलाए, ये बहुत खूबसूरत। आपका हर एक शब्द में छुपी गहरी सोच, आपकी मेहनत और आपकी अनूठी शैली ने हम सबका दिल छू लिया। आपकी काव्य रचनाओं में जो लय और ताल थी, उसने इस मंच को एक अद्भुत रंग दे दिया। अब मैं श्री MS हेवन से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। मंच और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सीधे अपने कविता में प्रवेश करता हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है स्वतंत्रता का अमृतकाल, जो हम अब मना रहे हैं। नमन तुम्हें है पुण्य धरा, वीर ऐसे जहाँ जन्मे हो। नमन तुम्हें है पुण्य धरा, वीर ऐसे जहाँ जन्मे हो। प्रथम राष्ट्र और अंतिम भी जिनके जीवन का लक्ष्य बना। निज स्वार्थ धूमिल कर सकती है स्मृति से ऐसे वीरों की यादों को। पर सच का परचम जब लहराए वक्त के मजबूत हाथों में, नींव किलों के हिल जाते अत्याचारी आतताइयों के। मजबूर नहीं अब मजबूरी भी, जय जय सुभाष अब कहने में। अमर सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की जय जयकार अब करने में। अमृत काल के इस शुभ अवसर पर करे आरती उन बलिदानियों की, अर्पित अपने अश्रु सुमन कर। है पावन संचित यह धरा लहू से, मैं अंडमान के बारे में बोल रहा हूँ। है पावन सिंचित या धरा लहू से, है सोए हुए जो चिर निद्रा। अंडमान की पुण्य धरा में जीवन सार्थक कर अपना। जय हो जय हो जय जय हो, माँ भारती की सदा जय हो। मेरी दूसरी कविता मैंने अभी जो महिला दिवस मनाया था हम लोगों ने, उस पर लिखी थी। तो यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को, सभी नारियों को समर्पित है। ये शीर्षक है सब पे ये भाई। लगा समझने जो नर तुझको, सुकोमल बेचारी दुखियारी। मानो आन पड़ी है उस पर, विपदा अब है भारी। लगा समझने जो नर तुझको, सुकोमल बेचारी दुखियारी। मानो आन पड़ी है उस पर, विपदा अब है भारी। क्योंकि थी छुईमुई सी छवि जो, है नहीं इसे अब गवारा। थी चतुर चंचल और चपला, थी हमेशा से ये सबला। माफ कीजिए, थी हमेशा से ये सबला। न करना भूल समझने की कोई इन्हें अब अबला। हवा हुई वो सोच पुरानी, हवा हुई वो सोच पुरानी। जब वो दिखती थी अबलासी, सशक्त स्वावलंबी स्वाभिमानी। नहीं अब ये कोमल गुड़िया सी। लगा बदलने है अब परिदृश्य ही अपनी इन परियों का। क्योंकि आज सम्मान नारी का है प्रथम कर्तव्य हर नर का। कि मनवाया है लोहा इसने, न बोलो अब कहाँ कहाँ तक। हमने अभी रिसेंटली देखा था सुनीता विलियम जी को, जो 9 महीने स्पेस में बिताने के बाद यहाँ आई हैं। तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है, इससे बड़ा। तो वही ध्यान में रख के मैंने लिखा है कि मनवाया है लोहा इसने, न बोलो अब कहाँ कहाँ तक। धरती है अब कदमों में जिसकी उड़ान अनंत तक। नारी में नर समाहित है, बिन नर के नारी का भी सौंदर्य कहाँ।
नारी में नर समाहित है, बिन नर के नारी का भी सौंदर्य कहाँ। पूरक है ये एक दूजे के, है इसमें अब विवाद कहाँ। बची हुई है बची रहेगी सभ्यता वही युगों तक, पूजी जाती है जहाँ नारायणी ही नहीं, भद्रा दुर्गा और चंडी तक। अटल प्रबल इरादे अब इसके, है ये प्रेम की प्रतिमारी, जीत लेगी अपने स्नेह से ये ब्रह्मांड को सारी। यूं ही नहीं कहता है स्वर्गवासी, ये मेरा पेन नेम है स्वर्गवासी। यूं ही नहीं कहता है स्वर्गवासी, प्रेम के ये अधिकारी, अपनी त्याग और निस्वार्थ समर्पण से है सबके लिए भाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी प्रत्येक कविता में जो गहराई, संवेदनाएं और विचार थे, उन्होंने हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आपके शब्दों ने न केवल हमारे दिलों को छुआ, बल्कि समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए भी प्रेरित किया। अब मैं श्री आर गोपालन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी तमिल रचनाएं हमारे साथ साझा करें। उपस्थिति को सबसे पहले मेरे नमन करते हुए साहित्य अकेडमी के निर्देशक श्री राव सर के लिए शेर प्रेस है सर, आप चाहे तो मैं आपके लिए बोल सकता हूँ। हर जज्बात को जुबान नहीं मिलती है, हर जज्बात को जुबान नहीं मिलती है, और आंसू को दुआ नहीं मिलती है। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया देगी साथ, क्योंकि बहते हुए आंसू को आंखों में पनाह भी नहीं मिलती है। ये शेर आपके लिए सर आपकी खिदमत में पेश है। क्योंकि ये मंच, मैं 5वीं बार इस मंच पे खड़ा हूँ, तो उसका मेन हकदार हमारे राव सर है, जिनकी प्रेरणा से मैं इस मंच में 5वां बार यहाँ खड़े हैं, और इसलिए मैं सर विशेष कर आपको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे काफ़ी यकीन है आने वाले भविष्य अच्छे लोगों के हाथों में, क्योंकि इस मंच में इतने मतलब आने वाले कवि और कविता को देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे द्वीपों में आने वाला दिन बहुत ही अच्छा है, भविष्य अच्छा है। तो मैं अपना कविता तमिल में ही पेश करूंगा। मुझे पता नहीं इस मंच में कितने लोग तमिल को समझते हैं ना नहीं समझते, कितने लोग समझते हैं? कम से कम ठीक है, संख्या बहुत कम है, फिर भी मैंने अपने सोच को तमिल के अल्फाजों में मतलब रंग देने की कोशिश की है। और ये बहुत पहले, आज से 2001 या 2 के वर्ष के समय है, उस वक्त हमारे द्वीपों में MGML करके एक तो मतलब प्रणाली चलता था, उसके लिए हम लोग किताब लिखते थे क्लास 1 और 2 के लिए। तो हमारे मेंटर थे उस वक्त के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री अय्यर राजू सर, आज नहीं हमारे बीच इधर नहीं, हालांकि मिलने में हैं, उनको भी नमन करते हुए कि उन्होंने ही मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है कि तुझे जितना भी क्लास 1 और 2 का बुक्स का है, कविता सब तुम मुझे लिखने के लिए कहा। अब मुझे पता नहीं था कि क्या लिखना था, बट एक मेंटर सबसे बड़े काम करते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक देते थे और बोलते कि तुम इसमें लिख के लाओ। तो ऐसे ही मैंने अपना मतलब लिखने का कार्य शुरू किया था, शायद आज तक मैं लिखता हूँ। तो उसमें एक कविता है तमिल में, थोड़ा टफ भी है। मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे आप क्लास 2 में? यदि 5 से लेके आपको एक करके आपको डिवाइड मतलब माइनस करना है, तो उस चीज़ को आप कैसे अपने बच्चों तक पहुँचाएंगे? तो उसे मैंने एक कविता के रूप में दिया है। मैं तमिल में पढ़ रहा हूँ, तो आप चाहेंगे तो मैं हिंदी में बता भी सकता हूँ। வானத்தில் பறந்தது வண்ணத்து பூச்சிகள் வந்து அமர்ந்தன மரத்தில் ஐந்து. வானத்தில் பறந்தன வண்ணத்து பூச்சிகள் வந்து அமர்ந்தன மரத்தில் ஐந்து. மலர்ந்த பூவை கண்டு மகிழ்ந்து தேனை உண்டு பறந்து சென்றது ஒன்று. 5 पे एक उड़ गया इसमें. ஒன்று பறக்க மீதம் 4 மட்டும் மரத்தில் இருக்க. ஒன்று பறக்க மீதம் 4 மட்டும் மரத்தில் இருக்க. அருகில் பூஞ்செடி அடர்ந்திருக்க, அழகாய் அதிலே பூ பூத்திருக்க. ஆசையில் பறந்தது மற்றொன்று. ஒன்று பறக்க மீதம் 3 மட்டும் மரத்தில் இருக்க. வானம் இருண்டது, மேகம் பொழிந்தது, பறந்தது மெல்ல ஒன்று. ஒன்று பறக்க மீதம் 2 மட்டும் மரத்தில் இருக்க. காற்றின் வேகம் அதிகரிக்க கவலையில் பறந்தது மற்றொன்று. ஒன்று பறக்க மீதம் 1 மட்டும் மரத்தில் இருக்க. தனித்து அமர்ந்த வண்ணத்து பூச்சி
தனியே தனித்து அமர்ந்த வண்ணத்து பூச்சி தனியே அமர கொஞ்சம் அஞ்சி அதுவும் பறந்தது துணையை தேடி तनित मरमो तनित वाड़ी। थैंक यू। इस तरह मतलब 5 से एक को कैसा घटाएंगे आप तो समझ नहीं पाते होंगे, फिर भी मैं चाहेंगे तो बाद में बताएंगे। इसके बाद जो दूसरा कविता है थोड़ा सा आधुनिक कविता था, क्योंकि हम सुनामी की उस लहर को भी भूल गए, कोरोना के उस काल को भी मैं भूल गया, बहुत सारी चीज़ों को हम दिल वक्त के साथ भूलते जाते हैं। फिर भी कुछ यादें हैं जिसे हम कोशिश करने के बाद भी भुला नहीं पाते हैं। तो उस तरह हर आदमी के लिए अपना अपना एक अलग यादें हैं। तो मैंने आजकल की आधुनिक यादें में मैं भी सोचा कौन कौन सा यादें जिसे मैं भुला पा रहा हूँ। बहुत सारे चीज़ भूल गया, बट कुछ ऐसे चीज़ है याद है उसे मैं अपने शब्दों में लिखने की कोशिश किया है। तो उसका शीर्षक है मन में मरंद विड। ये दिल बुला दो इसे, बट बुला नहीं पा रहा हूँ। எத்தனை முறை மறக்க முயற்சித்தும் தோற்று போனேன் நினைவுகளோடு, எத்தனை முறை மறக்க முயற்சித்தும் தோற்று போனேன் நினைவுகளோடு, காற்றில் பறந்து வரும் சருகாய் மீண்டும் மீண்டும் என் நினைவலைகளில் நீந்தி வருகிறாய். எத்தனையோ மனதிற்குள் உன் நினைவு மட்டும், எத்தனையோ மனதிற்குள் உன் நினைவு மட்டும் சிக்காமல் இருப்பதன் சூட்சமம் தான் என்ன? சாரி. காற்றின் வேகத்தில் கதை சொல்லிவிடும் நான் படித்த புத்தக பிரதியின் சிம்பொனி நினைவாய் நீ. எல்லாம் ஒரு நாள் மண்ணோடு மறைந்துவிடும், எல்லாம் ஒரு நாள் மண்ணோடு மறைந்துவிடும் என்ற பெரியவரை கேட்கிறேன். காதல் மட்டும் பெண்ணோடு நின்று விடுகிறது. இன்ப மேகங்கள் சூழ்ந்து நின்றாலும் அவளின் நினைவு தீபங்கள் ஒளி வீசிக் கொண்டிருக்கும் குளிர் தரும் நிலவாக. காதலில் தோல்வி என்பதெல்லாம் பொய் மட்டுமே, காதலில் தோல்வி என்பதெல்லாம் பொய் மட்டுமே. कादल पूकल निंदिल पूपदे वाली मिट्टाने। इस 4 लाइन को खाली मैं तमिल में थोड़ा हिंदी बताऊंगा। प्यार में हार जाना ये गलत बात है, सब सच्चाई नहीं है। प्यार में कोई बोलते हैं कि हम हार गए, ये सच्चाई नहीं है। आपके दिल में प्यारों की मतलब वो याद आना ही मतलब जिंदगी की जीत है, ऐसे ही मैंने लिखा है। तडम पुरंड रईलाय तारुमाराग பயணித்த என் பயணம் அவளை கண்டதும் நீள்வட்ட பாதையில் பயணிக்கும் கோள்களானே, அவளை கண்டதும் நீள்வட்ட பாதையில் கவனிக்கும் கோள்களானே. வேர்கள் மண்ணோடு பயணிக்கிறது, வேர்கள் மண்ணோடு பயணிக்கிறது, நார்கள் மலரோடு பயணிக்கிறது, தேர்கள் தெய்வத்தோடு பயணிக்கிறது. பாவம் ஒன்றுமறியா என் நினைவுகள் உன்னை பின்தொடர்ந்தே பயணிக்கிறது. பெண்ணே, நீயும் நானும் காதலித்துக் கொண்டிருப்பதால் தான் கோள்கள் இடம் மாறாத தன் பாதையில் பதட்டமில்லாமல் பயணிக்கிறது. நான் தந்தனுப்பிய கடிதங்களை நீ வாங்கி படிக்க மறுத்தாலும் தரணியில் தபால்காரன் என்ற சொல்லே அர்த்தமற்றதாகும். உன்னை மறப்பதில் தான் என் வாழ்க்கையின் வெற்றி என்றால், உன்னை மறப்பதில் தான் என் வாழ்க்கையின் வெற்றி என்றால், காலமெல்லாம் உன்னுடன் தோற்றுத்தான் என் வாழ்வின் சுகம் என்றே உண்டு. மனமே மறந்துவிடு. Thank you very much for listening. Thank you. Thank you, sir. आपकी रचनाओं ने इस मंच को जीवित बना दिया था और हमें साहित्य के सच्चे मायने समझने का अवसर दिया। अब मैं श्री एस सत्यन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करें। सबको मेरे साधुवाद। मंच पे आसीन अध्यक्ष जी, मेरे सहकवि कवियत्रीगण, प्रेरणा स्रोत मेरे सामने आसीन मंजुला मैम जी और हमारे बासु सर मेरी परिवार के सदस्य हैं। आज मुझे तमिल में जो है कविता यहाँ पर पाठ करने का मौका मिला है। मैं जीवन में ये मेरा मैं बहुत सौभाग्य समझता हूँ जो एक बढ़िया बैनर के तले मुझे आज इस तमिल कविता को यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करने के लिए अवसर प्रदान किया। मेरे कविता का शीर्षक है ये दीप जो है तमिल को सम्मान कर रहा है। सवाल आप मुझसे पूछेंगे आखिर इस दीप को तमिल को सम्मान करने का ऐसा क्या कार्य हुआ है। 11वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक तमिल एक अहम भूमिका था इस द्वीप के उन्नति में। 11वीं सदी, जी हाँ, चोल साम्राज्य
पूरे द्वीप को अपना नेवल बेस बना चुका था, जिसके आज भी अगर तमिलनाडु में जाएंगे, मुझे नहीं लग रहा कि पूरे भारतवर्ष में अंडमान निकोबार के बारे में कहीं जिक्र किया हो या लिखित में कहीं हो। चोल साम्राज्य में आज भी आप कांजीपुरम जब चले जाएंगे, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन अंडमान के बारे में बता रहा है, जिसमें शिलालेख बताइए। अब अंडमान के बारे में एक इंडिया के एक स्टेट में जो है आपको पता चल रहा है। तब से लेकर 21वीं सदी में क्यों बोल रहा हूँ, आज हाल फिलहाल दिनों में हमारी एक तमिल महिला चिल्लमान जो है पद्मश्री लेकर तमिल को गौरवान्वित, ना बल्कि तमिल को, पूरे द्वीप को जो है गौरवान्वित करी है। तो बीच का क्या बात है, जैसे ही 1943 सुभाष चंद्र जी ने हमारे जापानीज से अपने हाथ से जब अंडमान के लिए पहला तिरंगा फहराया, सोचा पहला जो इंडियन नेशनल आर्मी का एक पहला गवर्नर अंडमान निकोबार में एक तमिलियन थे, आरका दुरेस्वामी लोगनाथन। तो मैंने सोचा क्यों ना तमिल का जो है जितने भी कार्य हैं तब से लेकर आज तक की, इस कविता में मैंने कहने की कोशिश की है। शीर्षक है अंडमान तमिழுக்கு போற்றும் பொன்னாடை। தமிழன் அழைத்த அன்றைய நக்கபெரன் இன்றைய அந்தமான், தமிழன் அழைத்த அன்றைய நக்கபெரன் இன்றைய அந்தமான் வர்த்தக கடல்வழி பயணத்தில் ஒரு வீரத்தமிழன் விட்டு சென்ற பாதச்சுவடுகளில் பொதிந்து கிடக்கும் வரலாறு இத்தீவில் அவன் ஆதிக்கத்தை பறைசாற்றுகிறது। வேறு யாரும் அல்ல, மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழன் தான்। என்ன ஆச்சரியம், என்ன ஆச்சரியம்! காலச்சக்கரம் மீண்டும் அவன் அழைத்த பெயரை சூட்டிக் கொண்டு விட்டது என் தீவுக்கு। ஆம், இன்று இது ஸ்ரீ விஜயபுரம்। ஆம், இன்று இது ஸ்ரீ விஜயபுரம்। திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேட என்றோ தாயகம் துறந்த தமிழன் வாழும் தீவை தாயாக போற்றி துதிபாடும் அரப்பணி ஒரு பக்கம், இவனின் குடியமர்த்தப்படாத வியர்வை துளிகளின் சன்மானம் இன்றைய தலைமுறையினரின் குடியின் அஸ்திவாரம், இது இவனின் மறுபக்கம்। இத்தீவில் நான் கற்ற கல்வி தமிழ், நான் கண்ட தமிழச்சி பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றவள், என் நண்பன் 3 தமிழ் நூலுக்கு சொந்தக்காரர், தீவின் பொருளாதார மேம்பாட்டில் தமிழ் தொழிலதிபர்களின் பங்கு இன்றியமையாத ஒன்று। சுருங்கச் சொல்லின் அரசியல் முதல் அரசாங்க பணி வரை எங்கும் தமிழன் என்று அடுக்கிக் கொண்டே செல்ல சாதனை பட்டியலின் நீளம் எண்ணற்ற। தமிழ் மனம் கமழும் தெய்வீக ஸ்வரங்கள் ஒலிக்காத வீடில்லை, தமிழ் மனம் கமழும் தெய்வீக ஸ்வரங்கள் ஒலிக்காத வீடில்லை। தைப்பூசத்தில் முருகனை, மாசியில் அம்மனை வழிபடாத தமிழ் குடியில்லை। தமிழ் மனம் கமழும் தெய்வீக ஸ்வரங்கள் ஒலிக்காத வீடில்லை, தைப்பூசத்தில் முருகனை, மாசியில் அம்மனை வழிபடாத தமிழ் குடியில்லை। தீவுக்கு ஓர் தமிழர் சங்கம், கிராமத்திற்கு ஒரு பிள்ளையார் கோவில் என்ற கலாச்சாரத்தை பேணி காக்காத தமிழ் குடும்பங்கள் இல்லை। என்னவென்று சொல்வது என் தமிழை, என் தமிழனை? என்னவென்று சொல்வது என் தமிழை, என் தமிழனை? இத்தீவின் இணைப்பு மொழி ஹிந்தியாக இருக்கலாம்। என்னவென்று சொல்வது என் தமிழை, என் தமிழனை? இத்தீவின் இணைப்பு மொழி ஹிந்தியாக இருந்தாலும் தமிழன் தமிழனுடன் தமிழில் மட்டும் பேசிக் கொள்வது பிற மொழியினரை என்றும் என்றும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறது। ஒருவேளை மரபணு தமிழை மட்டும் சுவாசிப்பதால் தானும், ஒருவேளை மரபணு தமிழை மட்டும் சுவாசிப்பதால் தானும் சடங்கு சம்பிரதாய விழாக்கள் சந்திப்புகள் தமிழ் உறவுகள் கூடி நின்று நினைவு கூர்வது என்னவோ, சடங்கு சம்பிரதாய விழாக்கள் சந்திப்பில் தமிழ் உறவுகள் கூடி நின்று நினைவு கூர்வது என்னவோ, தமிழ்நாட்டு மண்ணைத்தான், தாம் விட்டு சென்ற உறவுகளைத்தான் குலதெய்வ வழிபாட்டு சுதந்திர இந்தியாவின் ஏற்றிய முதல் கொடி சுபாஷ் என்றால்,
சுதந்திர இந்தியாவின் இயற்றிய முதல் கொடி சுபாஷ் என்றால் இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் இத்தீவின் முதல் ஆளுநர் ஒரு தமிழன் ஆற்காட்டு துரைசாமி லோகநாதன். ஆம், ஒரு தமிழனால் அடையாளம் கொள்ளப்பட்ட அந்தமான், ஒரு தமிழனால் ஆளப்பட்ட அந்தமான் இன்று ஆள்போல் தழைத்து வேறு ஒன்றி நிற்கும் தமிழுக்கும் அந்தமான் போற்றும் பொன்னாடு. வாருங்கள், இத்தருணத்தை தீவின் வரலாற்றில் ஒரு பொற்காலமாக போற்றுவோமாக. வாருங்கள், இத்தருணத்தை தீவின் வரலாற்றில் ஒரு பொற்காலமாக போற்றுவோமாக. नंजी मुझे इस बात का पता नहीं, अगर तमिल पीपल यहाँ बैठे होते तो शायद इसका एम्फेसिस होता। तो 4 बच्चे और हमारे सर यहाँ बैठे हैं, तो मैं अक्सर तमिल तो मैं कम ही लिखता हूँ, अधिकांश मेरा रहता है कविता हिंदी रहता है। तो आज समय अगर आप दे तो मैं हिंदी कविता भी पाठ कर सकता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। थैंक यू सर। तब तक आपको धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर हेमंत राव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी रचनाएं हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहले आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि 5 मिनट लेट में आया हूँ। उस कारण है कि एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक ऑफिसर आज ही आया है, उनका काम कुछ डीजीपी साहब से काम था, मुझे मदद मांगा तो मैं उनका साथ में जाकर उधर लेट हो गया है, इसलिए मैं आप लोग सबको माफ़ी मांगता हूँ। जैसा कहता है ना, घर से काफ़ी दूर है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, चलो यूँ कर ले किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। मतलब उनका मेरा सर्विस उनका ज़रूरत था, मुझे बुलाया गया इसलिए मैं गया है, और उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब को और राव साहब को भी ये सब को भी मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि लेट से आया और ज़्यादा समय ना लेकर आज के हमारे बीच में हमारा मुख्य अतिथि हमारा रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब को और हमारे साहित्य अकादमी डॉक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीनिवास राव साहब को, हमारे जय कुमार साहब और उपस्थित सभी महान भाव और कविगण और उपस्थित सभी विद्यार्थी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज जो है आप लोग बीच में छोटे से तेलुगु में कविता ले आया हूँ। ऐसे भी मैं 17 लैंग्वेज में एक किताब लिखा हूँ। मेरा जो डीलिट है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर जो है भारतीय भाषा शिक्षा सूत्र विविधता में एकता, 17 लैंग्वेज में मैंने रिसर्च किया है। और राव साहब ने जब साहित्य अकादमी में मेरे 2 किताब उन्होंने देखा, उन्होंने ये कहा कि आप वो अंडमान में बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं, आप आगे करिए, हमारा सहयोग रहेगा। और साथ ही साथ हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है सोशल और योगा नेचुरोपैथी का, उससे भी मैं जुड़ा हूँ और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी मैं योगा नेचुरोपैथी में भी मैं डॉक्टरेट किया हूँ। वो सर्विस भी मैं अंडमान निकोबार आइलैंड और लिंग्विस्टिक का भी सर्विस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं दे रहा हूँ। और आज का मेरा जो शीर्षक है ना सुबोधय, आज जो सुबह से जो मेरा साथ में जो एक्सपीरियंस रहा उसका बारे में मैंने लिखा हूँ। నేను అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు నాకున్న వరాలు కనపడతాయి, కళ్ళు ముక్కు చెవులు కాళ్ళు వేళ్ళు చేతులు ఇవన్నీ నాకున్నాయని గుర్తొస్తుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ కన్నీళ్ళు రాలుతున్నప్పుడు ఉప్పటి నీళ్లు కరగడానికి మంచి వేళ అనిపిస్తుంది. నాకు సాయం చేయడానికి ఎవరైనా చేయి దాచినప్పుడు కాదనను. యంత్రమైనందుకు నా శరీరాన్ని క్షమిస్తాను. ఎన్నిసార్లు వేచినా మూతపడని తలుపులా కొట్టుకునే నా జ్ఞాపకాన్ని క్షమిస్తాను. యావత్ ప్రపంచంలో క్షమించలేని ఏకైక వ్యక్తిని నేనే అనిపిస్తాను. నన్ను నేను క్షమిస్తాను. ఎక్కడి నుండి వచ్చినో ఎక్కడికి వెళుతున్నానో ఈ వర్తమానాన్ని నేను మొదలెట్టి చోటు అని గుర్తు పెట్టుకుంటాను. ఈరోజు ఎంత మంచి రోజు, నేను నిద్ర
లేవగాను నా పనులు నేను చేసుకోగలగాను. నా గుండెకాయకు రుణపడి ఉంటాను. కొండ అద్దమందు కొంచెమే ఇందిరా రోజుకు ఒక పని చొప్పున రుజువర్తన కాదా? నేను శ్వాసిస్తాను, నేను ఆశిస్తాను, నేను జ్వలిస్తాను, గొప్పతనమే మిగులుతాను. धन्यवाद. धन्यवाद सर, आपने समय दिया. हाल ही में मैं और मेरे मित्र हेवन सर जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे के अंतर्गत हमने इस कविता को वहाँ पे प्रस्तुतिकरण दिए थे. तो उसी में एक कविता हमारा शीर्षक है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज़ 2 मिनट. नारी तुम बिन यह सृष्टि अधूरी, नारी तुम बिन यह सृष्टि अधूरी. साहित्य में जीवन है तुम्हारे परोपकार के गहने. ध्यान दीजिएगा, साहित्य में जीवन है तुम्हारे परोपकार के गहने. तेरी बहादुरी के कथन सुनाती इतिहास के पन्ने. साहित्य में जीवन है तुम्हारे परोपकार के गहने. तेरी बहादुरी की कथन सुनाते इतिहास के पन्ने. उपासक जनमानस, उपासक जनमानस पूजता देवी का स्वरूप हो तुम. उपासक जनमानस पूजता देवी का स्वरूप हो तुम. संक्षिप्त में कहूँ तो सांस्कृतिक विरासत की दीप स्तंभ हो तुम. संक्षिप्त में कहूँ तो सांस्कृतिक विरासत की दीप स्तंभ हो तुम. हाँ नारी तेरी आयाम अद्भुत और निराली. हाँ नारी तेरी आयाम अद्भुत और निराली. बड़ा ध्यान से मेरा दिल को छूने वाला ये पंक्तियाँ हैं. पता नहीं कैसे आ चुका है. एक माँ के लिए मैंने लिखा हुआ शब्द है. अनकहीं आंसुओं से भरी नमकीन तेरी आंचल, अनकहीं आंसुओं से भरी नमकीन तेरी आंचल. सुनाती पग पग की संघर्ष की गाथा अचल. अनकहीं आंसुओं से भरी नमकीन तेरी आंचल. सुनाती पग पग की संघर्ष की गाथा अचल. जिम्मेदारियों की बोझ तले तेरे अरमानों का ओझल होना. जिम्मेदारियों की बोझ तले तेरे अरमानों का ओझल होना. खुद को औरों के लिए अर्पण और समर्पण करना. हाँ परिचय कराती तेरी ममता की अपार क्षमता न्यारी. हाँ परिचय कराती तेरी ममता की अपार क्षमता नारी. अब विवाहित महिला के लिए. कुमकुम हीना तुम बिन है ये सूना सूना. कुमकुम हीना तुम बिन है ये सूना सूना. दर्पण तड़पे ढूंढे तुमको सजना सवरना. बड़ा ध्यान दीजिएगा आने वाला लाइन्स को. इस छोर पर खड़ी तेरी वेदना मन अक्सर निहारे. इस छोर पर खड़ी तेरी वेदना मन अक्सर निहारे. उस छोर पर तेरी सुकून भरी ननिहाल की यादें. इस छोर पर खड़ी तेरी वेदना मन अक्सर निहारे. उस छोर पर तेरी सुकून भरी ननिहाल की यादें. हाँ बिखरते रिश्तों की अटूट सेतु हो तुम. बिखरते रिश्तों की अटूट सेतु हो तुम. लास्ट स्टैंजा. पारंगत और पुरुषार्थ से अभिमानित हिंद सारी. पारंगत और पुरुषार्थ से अभिमानित यह हिंद सारी. रेखांकित करती सशक्तिकरण की अवधारणा तेरी. पारंगत और पुरुषार्थ से अभिमानित यह हिंद सारी. रेखांकित करती सशक्तिकरण की अवधारणा तेरी. तुम्हारे आगमन से घर का रूप लेती ईंटों की दीवार. तुम्हारे आगमन से घर का रूप लेती ईंटों की दीवार. तेरी आशीष को आचमन करती यह आदर्श परिवार. तेरी आशीष को आचमन करती यह आदर्श परिवार. हाँ हम सबकी परिक्रमा का मन्नत हो तुम. मन्नत हो तुम नारी तुम बिन यह सृष्टि अधूरी. सर धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. आप सब ने अपनी रचनाओं से इस मंच को सजाया और इसे एक अद्वितीय अनुभव बना दिया. आप सबकी कविताओं ने केवल हमारी सोच को ही नहीं बल्कि हमें गहरे विचारों से भी जोड़े रखा. मैं फिर से आज हमारे सत्र के अध्यक्ष श्री हरीश मीनाश्रू जी से निवेदन करती हूँ कि वे
अपना कार्यभार संभालें। दो कविता सुनाता हूँ। मीडिया मेटाफर करके दो कविताओं में से दूसरी 2.25 बीघा खेत वाले आदमी का वृत्तांत। उसके पास 2.25 बीघे खेत था। बाढ़ में कद्दू, 1-2 छिंडे, सराफ के मिंडे, 7-12 की एक नकल और सारे गांव से हलकट एक पटवारी था। बाढ़ में कद्दू, 1-2 छिंडे, शराब के मिंडे, 7-12 की एक नकल और सारे गांव से हलकट एक पटवारी था। जैसे सबके होते हैं वैसे ही इसके भी थे औरत, बच्चे, 2 सूखी भैंसें, पेट का पुराना दर्द, 25 फुट की अंतड़ियाँ, छोटी सी जठर और कजियालू कुआं। महुए की पोटली चढ़ाकर वह धुना करता माता जी का ओझा। रोज रात होने पर कंसरी देवी आती है। आप लोगों को पता होगा कि कणश्री ये अन्न की देवी को माना जाता है। कणश्री, कण की श्री, कण देवी, अन्न की देवी। तो रोज रात को कणश्री देवी आती है और एकदम नंगी होकर उसकी नाभि में गोल गोल घूमती है। उसके जठर में आज तक जितना अन्न बोया है, उसके जठर में आज तक जितना अन्न बोया है, उन सब में से सारी रात अंकुर फूटा करते हैं, पौधे बढ़ते जाते हैं, गोफी और बालियां निकलने लगती है, उखड़ कच्चे बच्चों का गड्ढा भर जाता है। पर कमबख्त सुबह होती है और सभी को भगने जाना पड़ता है और सब किया कराया धूल में मिल जाता है। सब किया कराया धूल में मिल जाता है। सही गलत तो राम जाने। उसके दादा कहा करते कि उनके ज़माने में मोटी बरहों जैसी बारिश होती है और उसे पकड़कर झूला झूलने में बहुत मजा आता। बरहों जैसी बारिश होती है और उसे पकड़कर झूला झूलने में बहुत मजा आता। दादा एक नंबर का ससुरा गप्पी बैल की तरह हाका करता होगा लंबी चौड़ी। अब तो पिछवाड़े की कुठरिया में जैसे मकड़ी के जाले लगते हैं वैसे ही बादल जमे हैं। अब तो पिछवाड़े की कुठरिया में जैसे मकड़ी के जाले लगते हैं वैसे ही बादल जमे हैं। वह हवा में हाथ मारता है। उसके दादा के जमाने के बरोहे अभी भी वैसी की वैसी लटक रही है। यद्यपि सूख गई है पर है मजबूत, दिक्कत नहीं होगी। बारिश की एक सूखी धार को वह मफलर की तरह लपेटता है और उसके दादा आकर उसे एक लंबी पैन झुलाते हैं। बारिश की एक सूखी धार को वो मफलर की तरह लपेटता है और उसके दादा आकर उसे एक लंबी पैन खिलाते हैं। एक और बात कह दो, आखिरी देर सांझ का अंधेरा उसे कुत्ते की तरह सूंघता था और कयास लगातार 5 परछाइयों के चारों ओर इकट्ठा हो गया था सारा गांव। ऊपर वध चौदश का विघ्न संतोषी चंद्र प्रकाशित हो रहा था। तभी 2-4 लंगोटिया यार उसकी इस तरकीब पर आफरीन होकर हवा में हाथ मार रहे थे। मजा आ जाए अगर एक आध बरू हाथ में आ जाए तो। और हाँ, एक दूसरी बात, उसका ज़्यादा गप्पी नहीं था। मीडिया मेटाफर, सॉरी,
कविता शीर्षक है। यह कविता अथवा छंद दोषों से भरी ऐसी कविता। शुरुआत में अवतरण है ललदेद का, चरमन चटित दितित पन्य पालस। उसका मतलब है खाल चीर के तूने गाड़ दिए खूंटे दे में। उस पंक्ति का ये अर्थ है चरमन चटित। ये ललदे की वाक से लिया गया एक वाक्य है। अब कविता। खिल उठे हैं अब उस गुलाबों के गुंचे पे गुंचे, सौंदर्य की लाल भ्रांति में और डालियों पर कंटीले सत्य। ठंड तो इतनी है कि उसकी बूंदें जम जाती है बर्फ बनकर और ठिठुर जाती है हरी पत्तियाँ। मैंने ललदेद के बाग से शुरू किया है। इसका मतलब है कश्मीर से ताल्लुक़ रखती ये कविता है। ये बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ। मैं कविता लिखने के लिए कलम हाथ में लेता हूँ तो मेरी उंगली के सिर पे चढ़ पर आता है लाल माड़ी, पर कागज को उससे कोई आश्चर्य नहीं होता। जन्नत के बगीचे में दो अलग अलग भाषा के शब्दों के बीच जड़ गई है चकमक। जन्नत के बगीचे में दो अलग अलग भाषा के शब्दों के बीच जड़ गई है चकमक। और ऐसा तो दव लग गया है चिनार वृक्ष को कि अंदर ही अंदर जलती रहती है उनकी जड़ें, मिट्टी और मोहब्बत। अनजान विशाम की और कब की हिजरत कर चुकी है जली हुई मधुमक्खियाँ अनजान शंकुद्रुमों की तलाश में। यहाँ की गुलछड़ियों पे अभी भी मौजूद है, यहाँ की गुलछड़ियों पे अभी भी मौजूद है उनके अंतिम चुंबन और खुसरों की पंक्तियों का रटा हुआ गुंजार। घर मिट चुके वे मकान पुलाव की पुरानी महक के लिए झूलते हैं। मोम के छत्ते के कड़वे खालीपन में अब तो शरणार्थी देवताओं के दिवा स्वप्न बसते हैं। उनकी प्रशस्ति के प्रत्येक श्लोक पर गाढ़ा रंग चढ़ गया है शाश्वत शोक का। विस्फोट से अभी अभी घायल हुआ एक परिंदा तड़फड़ा रहा है हब्बा खातून के लोकगीत की धुन पर। हालांकि यहाँ के राजहंसों को या गवैयों को किसी को भी इस रोजमर्रा की घटना का संज्ञान लेने की भी फुर्सत नहीं है। महली विद्या के रक्तिम प्रकाश में सूखे तिनके स्वांग धरते हैं केसर तंतुओं का, और एक इश्क मिजाजी शायर गर्म खाक में ढूंढता रहता है अपने गुमशुदा काफी। मेहंदी रंग की दाढ़ी वाले बुजुर्ग पवन और केसर के ताने बाने लेके बुनते हैं महामूल्यवान दूलीचे किसी पूंजीपति अल्लाह के लिए। बुढ़ी उंगलियां गठियाती रहती है दुख की मजबूत गांठें। देवदारू की टोच पर बैठा हुआ लाल चोंच वाला ईश्वर, देवदारू की टोच पर बैठा हुआ लाल चोंच वाला ईश्वर अचानक डल सरोवर के जल में कूद पड़ता है और छपाक से झपट लेता है मछली जैसे कोमल तरुणों को। कभी बंदूक समेत, कभी ज्योग्राफी की नोटबुक समेत। दबकाज के ऐनक के पार आज के बाद खास कुछ पढ़ पाना मुमकिन नहीं है, ये जानने पर भी एक भारी सी आसमानी कतेब के पन्नों पर किसी की कांपती उंगली फिरती रहती है दाएं से बाएं। अपने कर्कश कोलाहल से किसी को सुख से सोने देने वाली नहीं है ये कविता। अपने कर्कश कोलाहल से किसी को सुख से सोने देने वाली नहीं है ये कविता। कब्र में सोई हुई बालिका भौचक्की होकर आधी उन्नीदी सी गाना शुरू कर देती है उसका अपना रैप सॉन्ग। चरमन चटित दितित पन्य पारस। निर्दोष और निर्मल आंखें मलती हुई वह चूल्हे के लाल उजाले में नान सेंकती माँ के पास जाकर बीते सप्ताह के जालिम अखबार जन्म के लाल पानी के शोरबे में डुबो डुबो कर लज्जत से चबाना शुरू करती है।
अभी तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। देख लल्लेश्वरी या लीला अल्लेश्वरी, देख लल्लेश्वरी या लीला अल्लेश्वरी, इतने में तो खाली पड़ी उस कब्र में ढेरी सी रह जाती है 700 साल की दुखियारी बुढ़िया। उसका फेंका हुआ शिवलिंग खड़िन करके लगता है इस कविता को और पिछड़ जाता है आकाश। और मैं पूर्ण हुई जाहिर करता हूँ इस बात को। ललदेव के पास तो था कविता का सत्य, सत्य की कविता, कविता की नग्नता, नग्नता का सत्य, सत्य की नग्नता। मेरे पास क्या है? यह कविता अथवा छंद दोषों से भरी ऐसी कविता। 4 बजे हैं जनाब, बहुत अच्छे। हमारे यहाँ सौराष्ट्र में दरिया को दरियादेव बोलते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में पोसेडन भी बोलते हैं, यानी सभी संस्कृतियों में दरिया को, जल के समूह को बड़ा देव माना गया है। वैसे तो मूल तत्वों को माना गया है। तो आज जब हम दरिया के पास खड़े हैं तो मैं निज़ाम साहब का एक शेर है जो मुझे याद करना है अभी। मेरे अल्फाज में असर रख दे, सिपिया है तो फिर गुहर रख दे। तो ये सारे कविगण जो है अपनी अपनी सीपिया लिए दरियादेव के सामने खड़े हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, सीपिया है तो फिर गुहर रख दे। आपने आगे लिखा जनाब कि कल के अखबार में तो झूठी ही एक तो अच्छी सी खबर दे, रख दे। तो मैं कहूँगा जरा सा आपसे परमिशन लेके कि कल के अखबार में तो सच्ची ही एक ये अच्छी सी खबर रख दे कि इतने सारे द्वीप कवि और मुख्य भूमि के कवियों ने धन्यवाद सर। आपके शब्दों में जो सजीवता, भावनाएं और गहराई थी उसने हम सबको आपके साथ जोड़े रखा। आपकी प्रस्तुति ने इस मंच को नया जीवन दिया और हमें कविता के वास्तविक सौंदर्य से परिचित कराया। आज का यह कवि सम्मेलन आपके अद्भुत योगदान के कारण सचमुच यादगार बन गया है। आपकी कविताओं में जो भावनाएं, विचार और संवेदनाएं थी, उन्होंने हम सभी को एक नई दिशा दी। आपके शब्दों ने हमें जीवन, समाज और हमारे आसपास के परिवेश को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा भी दी। अब मैं डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान श्रीमती नंदिनी महाराज IAS से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने कर कमलों से मुख्य भूमि से पधारे कवियों को हमारे द्वीपों का सोवेनियर भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती मणिकंठला भट्टाचार्य, श्रीमती अंजू रंजन, अब मैं आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ कि हमारे द्वीपों के प्रतिभाशाली कवियों को साहित्य अकादमी की पुस्तकें भेंट कर उनका सम्मान बढ़ाएं। श्री जगदीश नारायण राय, श्री MS हेवन, श्री R गोपालन, श्री S सत्यन, डॉक्टर हेमंत राव,